2024 के लोकसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे, क्योंकि उनकी अगुवाई में देश की सियासत में बीजेपी ने इससे पहले तक लगातार बड़ी जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी तीसरी बार पीएम तो बने, लेकिन ये सफलता वैसी नहीं थी जैसी सफलता बीजेपी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मिली थी। इन्हीं चुनावों को लेकर पीएम मोदी के मन में एक टीस थी, उस जख्म को भरने की, उस एजेंडे को धराशायी करने की जो विपक्ष की ताकत बन गया था और बीजेपी की कमजोरी। लेकिन ये कैसे हुआ, किन चुनौतियों की वजह से हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे 3 के तिलिस्म में विपक्ष के एजेंडे को धराशायी किया और सियासत की बाजी को पलट दिया। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये कहानी है 2024 के उस राजनीतिक नैरेटिव की जिसने सियासत की सबसे बड़ी बाजी को ही पलट दिया। एक है तो ये कहानी है उस नारे की जिसने विपक्ष की हर चाल को धराशायी कर दिया। एक है तो सेफ है, उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। ये कहानी उस राजनीतिक फार्मूले की जिसके आगे जातिगत समीकरणों की सारी दीवारें ध्वस्त हो गई। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कहानी है 2024 के उस चुनावी फैक्टर की जिसने बिखरे हुए हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया। ये बटोगे तो कटोगे। ये कहानी है 2024 की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती की। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। ये कहानी है राजनीतिक समर की, जहां जरा सी चूक चुनावी नतीजों को बदल सकती थी। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। 2024 की राजनीति का जो मंत्र जिसकी काट कोई नहीं निकाल सका। आज देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर उस सियासी मंत्र की कहानी जो विपक्ष के एक एजेंडे पर भारी पड़ गया। काट विपक्ष नहीं खोज पाया। ये बता रहा है कि वोटरों ने इस बार वोट अपना प्रायश्चित का वोट दिया था। राजनीति में जब चुनौतियों का साया साथ साथ चलता है तो ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा रास्ता सही है। और कौन सा रास्ता गलत। कमोबेश 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसी ही चुनौतियों का साया नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा था, जहां नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को ना सिर्फ बनाए रखना था, बल्कि विपक्ष के प्रहार के खिलाफ कोई ऐसा कवच और एक ऐसा शस्त्र तैयार करना था जो हर हमले के खिलाफ असरदार साबित हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर में 2024 पहला साल था जब उनके नेतृत्व को लेकर विपक्ष कहीं ज्यादा आक्रामक तेवरों में था, और उसके पीछे वजह थी 2024 में लोकसभा चुनावों के नतीजे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को 336 सीटें हासिल हुई थी, जिनमें अकेले बीजेपी के पास 282 सीटें थीं। इस दौरान यूपीए को 59, कांग्रेस को 44 और अन्य को 148 सीटें हासिल हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अभूतपूर्व रूप से 353 सीटें हासिल हुई, जिनमें अकेले बीजेपी का आंकड़ा 303 था। यूपीए की सीटें 91 थी, जिनमें कांग्रेस की 52 सीटें आई थी।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एजेंडे की दीवार ने एनडीए की 10 सालों की लैंडस्लाइड विक्ट्री पर न सिर्फ रोक लगाई बल्कि नरेंद्र मोदी समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए नई चुनौतियां पेश कर दी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का पहला चुनाव था जिसमें एनडीए तो बहुमत के पार था, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा बहुमत से कम था। 2024 के चुनाव में एनडीए को 292 सीटें हासिल हुई थी, जिनमें बीजेपी के हिस्से में 240 सीटें थीं, यानी बहुमत से कम, जबकि इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर पहुंच गया, जिसमें कांग्रेस के हिस्से 99 सीटें आई। यानी 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ। ये नुकसान केवल केंद्र की सत्ता तक ही सीमित नहीं था, इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ा था, यानी सीएम योगी के शासन पर। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नुकसान का सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी से ही पड़ा था। ये असर इतना ज्यादा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर भी सवाल उठने लगे थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 80 में से 62 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन 2024 में यही सीटें घटकर 33 पर पहुंच गई, जबकि समाजवादी पार्टी, जिसके हिस्से 2019 के चुनाव में सिर्फ 5 सीटें आई थी, वो 37 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी के लिए यह झटका बहुत बड़ा था, क्योंकि 2019 के चुनाव में यूपी में बीजेपी को 49.97% वोट हासिल हुए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोट 41.37% तक पहुंच गए, यानी सीधे सीधे 8% वोटों का नुकसान। यह सब कुछ तब था जब नरेंद्र मोदी की सत्ता में देश की बड़ी आबादी ने बड़े परिवर्तन को महसूस किया था। अब उनको लगता है कि इससे आगे वाला नरेंद्र मोदी चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जिसने बड़ी आसानी से राम मंदिर बनवा दिया। भले ही वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के जरिए आया, लेकिन लोग मानते हैं कि सरकार में थे, माहौल था। वो नरेंद्र मोदी जिसने 3 तलाक आसानी से कर दिया, राजीव गांधी का शाहबानो सबको याद आता है। वो नरेंद्र मोदी जिसने 370 जैसा असंभव लगने वाला काम करके दिखा दिया। अब उनको लगता है कि समान नागरिक संहिता ये मोदी लागू करेगा। अब उनको लगता है कि ये मोदी देश में जो एकदम से जिसको कहते हैं ना कि पुरानी मूल विरासत है, उस पर लौटाएगा। ये नरेंद्र मोदी हिंदू पहचान को विश्व में स्थापित करेगा। अपने 10 सालों के शासनकाल में नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, 3 तलाक की कुरीति को खत्म किया, सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 को हटाया, और उन्हीं की सत्ता में राम मंदिर की न सिर्फ आधारशिला रखी गई बल्कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये पड़ाव जनता को पीएम मोदी से भावनात्मक तौर पर भी जोड़ रहा था, क्योंकि सदियों का इंतजार खत्म हुआ था। लोकसभा के बाद यह तय माना जा रहा था और अखिलेश यादव इस बात से बहुत उत्साहित थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के परिणाम आए थे, उसके बाद उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि अब योगी आदित्यनाथ बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंधों में एक दरार आने का लगातार जिक्र करते रहे। विधानसभा के अंदर भी होता रहा, लोकसभा के अंदर भी वो इस बात का संदेश देने की कोशिश करते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन चुनाव परिणामों के बाद बिना विचलित हुए जमीनी स्तर पर जिस तरीके से लगातार संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया, वो खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया और ये बताया कि इस तरीके से अगर बटेंगे और विभाजित रहेंगे तो इसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत नाव डवाडोल हो गई? ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला था, वो कमजोर हो गया? इन बातों को समझने के लिए आपको अतीत की कुछ बातों को समझना बेहद जरूरी है। 17 और 18 जुलाई 2023
बेंगलुरु। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 400 पार के नारे के साथ 2024 के चुनाव की रूपरेखा में जुटे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ एकजुटता वाला फॉर्मूला तैयार कर रहा था। कई घंटे तक चले मंथन के बाद विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया, यानी यूपीए इंडिया में बदल गया, जिसकी टैगलाइन थी जीतेगा भारत। इसी तरह एक और तारीख आई। बाईस दिसंबर 2023 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस ने संसद में सत्ता के विरोध के सुर मुखर किए। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन शुरू किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र बचाओ नाम दिया गया। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। 26 दलों वाला ये नया गठबंधन नए नैरेटिव के साथ आया, जिसका मकसद किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को डेंट करना था, क्योंकि यही एक तरीका था जिसके सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच सकता था। यही वजह थी कि एनडीए और मोदी के खिलाफ नए एजेंडे को सेट किया गया। जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि अगर मोदी का 400 पार वाला प्लान सफल हो गया तो मोदी संविधान बदल देंगे। इंडिया गठबंधन ने अपनी रैलियों के जरिए इस डर का प्रचार किया कि मोदी आए तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। इस एजेंडे को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी धार दी। एक तरफ राष्ट्र स्तर पर नरेंद्र मोदी की राजनीति को झटका देने की प्लानिंग थी, तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए वाले फॉर्मूले ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौतियां बढ़ा रखी थी। पीडीए परिवार के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है। पीडीए की संख्या को लेकर के जो उन्हें हक सम्मान मिलना चाहिए था, इस सरकार ने नहीं दिया। कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि 80 में से 70 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया था, प्रधानमंत्री मोदी का लगातार काम था, योगी आदित्यनाथ का 2017 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रशासन रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा निराश होना पड़ा था। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीती और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर टिक गई थी। अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती भी थी और एक चिंता की बात थी, क्योंकि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का उन्होंने जिक्र किया और लगातार जिस तरीके से उन्होंने जमीनी स्तर पर जो उन्होंने काम किया उसका संदेश देने की कोशिश की, इसका असर यह रहा कि उत्तर प्रदेश में जो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। विपक्ष का दांव काम आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ 400 पार का नारा हवा हो गया, बल्कि वो बीजेपी भी बहुमत के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाई, जो पिछले 2 चुनाव में बहुमत से कहीं आगे थी। योगी और मोदी की जो ट्यूनिंग रही है, डबल इंजन की सरकार, और जो कहा गया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अंदर योगी की जो जोड़ी थी, और जो कमाल का काम 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, उसे लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये बताने की कोशिश की गई थी एक वर्ग ने कि अब दोनों के बीच दरार पैदा हो गई है, और यह जो चुनाव परिणाम आया है इससे योगी की बड़ी भूमिका रही है। मुझे लग रहा है कि यह संदेश विपक्ष ने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल तो यह था कि बीजेपी से गलती हो कहां गई।
विपक्ष ने कैसे एनडीए को कई मोर्चों पर मात दी। जो मुद्दा कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले तक अस्तित्व में था ही नहीं, वह कैसे काम कर गया। और सबसे बड़ा सवाल कि जो सारे आरोप थे, जो सारे विपक्ष के वार थे, उसका जवाब बीजेपी के पास क्या था। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की साख को चोट पहुंचाने का काम किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव ने यूपी में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया था। यही वजह थी कि विपक्ष के पैंतरे के खिलाफ कोई ऐसा दांव लगाना था जिसके बूते विपक्ष के नैरेटिव की एक कड़ी को तोड़ा जा सके। ये ऐसी कड़ियां थीं जिनकी वजह से ही लोकसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था। इसी नुकसान की भरपाई और विपक्ष के एजेंडे को करारा जवाब देने के लिए दो ऐसे नारों को आकार दिया गया जो इंडिया अलायंस के एजेंडे के खिलाफ ना सिर्फ बड़ा हथियार साबित हुए, बल्कि उन दो नारों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की धारा को ही बदल दिया। वो दो नारे थे, एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे। लेकिन क्या वास्तव में ये नारे हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी में हुए विधानसभा के उपचुनावों में कारगर साबित हुए? क्या इन्हीं नारों ने विपक्ष के एक सेट एजेंडे की दीवार को गिरा दिया? क्या इन नारों की बदौलत बीजेपी को वो मैसेज जनता तक पहुंचाने में कामयाबी मिली जिसके जरिए हिंदू एकता वाली लकीर को खींचा गया था? चलिए आपको दिखाते हैं कि 2024 की राजनीति की वो कहानी जो तमाम चुनौतियों को पार करके राजनीति में मील का पत्थर साबित हुई है। तो नेक रहोगे। एक है तो ये वाला रूप दिखेगा तो पुराना नरेंद्र मोदी दिखेगा। कि बटोगे तो कटोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मुझे लग रहा है मोदी और योगी की जोड़ी 2027 में भी उत्तर प्रदेश में कमाल करेगी। उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में भी इनका असर देखने को मिलेगा। 2024 का सबसे बड़ा नारा, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। विपक्षी एजेंडे के खिलाफ मोदी का ब्रह्मास्त्र। अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। जिस नैरेटिव ने बदला सियासी माहौल, दो 2024 की सियासत का सबसे बड़ा गेम चेंजर। असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी माना गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत नतीजों का न आना भी नरेंद्र मोदी की असफलता ही माना जा रहा था, क्योंकि पहले से मजबूत विपक्ष ने ऐसा ही नैरेटिव गढ़ दिया था। लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी ने धैर्य खोया, ना ही नरेंद्र मोदी इस झटके से विचलित हुए, और इसका नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के नए नारे ने सियासी माहौल को बदलना शुरू कर दिया। सरकार बनी तो उनका ये जरूर एक, जिसको कहें कि प्रयास था, एक कोशिश थी कि उनके काम में 2014 और 2019 से कोई फर्क न दिखे, बल्कि वो ज्यादा आक्रामक थे, वो ज्यादा जिसको कहें कि लाउड थे,
और उनको साफ साफ ये पता था कि उनका जो समर्थक वर्ग है, जो शायद किसी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ थोड़ा इधर उधर चला गया है, नरेंद्र मोदी पर वो भरोसा जताते ही जताते हैं। तो मुझे लगता है कि करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं, वो कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने उस माहौल को भांपने की कोशिश की जिसकी बदौलत 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चुनौती बन गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के फीडबैक से कम तो ये पता चल चुका था कि किन वजहों से बीजेपी समेत एनडीए को नुकसान हुआ था। दरअसल बीजेपी और संघ को ये बात समझ में आ गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय राजनीति के असर के चलते ही उसको नुकसान उठाना पड़ा, और यही वजह थी कि टारगेट रखा गया बिखरे हुए वोटों को जोड़ने का। लेकिन ये टारगेट सफल कैसे होगा, इसका पता तभी चल सकता था जब एक ठोस एजेंडे के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी कोई चमत्कार करती। भाई और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए को महाराष्ट्र में 48 में से सिर्फ 17 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें बीजेपी की 9 सीटें थी, जबकि हरियाणा में बीजेपी के हिस्से 5 लोकसभा सीटें ही आई थी। यही वजह थी कि इन चुनावों में नरेंद्र मोदी की नई प्रचार नीति को कसौटी मान लिया गया। एक है तो सेफ है, ये लोग एक है तो सेफ है, उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। नरेंद्र मोदी के बदले हुए नैरेटिव का असर ये हुआ कि लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन बाद हुई हरियाणा की अग्नि परीक्षा में बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन हासिल हुआ। भारत माता की। हरियाणा की माता और बहनों ने यहां एक नारा दिया है, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए। एक हैं तो सेफ हैं के दांव ने हरियाणा में बाजी ऐसी पलटी कि किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा लेकर घूम रही कांग्रेस को हवा तक नहीं लगी और लगातार तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 90 विधानसभा में 48 सीटों पर जीत हासिल हुई, और यही महाराष्ट्र में भी हुआ। लोकसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी जो बीजेपी पार नहीं कर सकी थी, उसने विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से 235 सीटें जीतकर महायुति ने सभी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। अकेले बीजेपी ने 132 सीटें जीती, यानी बीजेपी की जीत का प्रतिशत 90% था। पिछले चुनाव में बीजेपी 105 के आंकड़े तक ही पहुंच पाई थी। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? कैसे नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और उनके एक नारे ने सियासत की बिगड़ी हुई बाजी को बना दिया? कैसे एक है तो सेफ है पर लोगों ने भरोसा किया? कह सकते हैं कि एक है तो सेफ है, या फिर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटेंगे, ये नारा उस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन इसमें जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो बगल में बांग्लादेश में जो हो रहा है, आए दिन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो खबरें आती हैं, जो दुनिया के दूसरे हिस्सों से खबरें आती हैं, उसने एक जिसको कहें कि मजबूत जमीन तैयार करने का काम किया। और उस पर नरेंद्र मोदी जब ये बात कहते हैं कि एक है तो सेफ है, तो वो ज्यादा मारक होता है, ज्यादा काम करता हुआ दिखता है।
मैटराइज के सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई उसकी माने तो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में हुई अपनी भूल को सुधारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान किया। इस डेटा को जुटाने के लिए मैटराइज की तरफ से महाराष्ट्र में 76,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई, जिसमें 37,000 से ज्यादा पुरुष, 24,000 के लगभग महिलाएं और 15,000 के करीब यूथ शामिल था। जबकि हरियाणा में मैटराइज ने अपने सर्वे में 53,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया, जिसमें 26,000 से ज्यादा पुरुष, 16,000 से ज्यादा महिलाएं और 10,000 से ज्यादा यूथ को शामिल किया गया। मैटराइज के सर्वे में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं से पूछा गया कि दोनों ही चुनाव में वोटिंग में इतना अंतर कैसे रहा, तो सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों ने बताया कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि लोग विपक्ष के संविधान में बदलाव वाले मुद्दे से भ्रमित हो गए थे, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान लोग महायुति सरकार के काम से संतुष्ट थे। इतना ही नहीं, 41% लोगों ने तो ये तक कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता में भी खूब इजाफा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गुजरात से उनकी पूरी राजनीति है वो हिंदुत्व और विकास इस मॉडल के लिए जाना जाता है। अब पिछले कुछ समय में जो भारत की राजनीति बदली है और जिसमें राहुल गांधी लगातार असफल होते हुए उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह से हिंदू जातियों में बंटे। अब अगर सीधे सीधे आप ये कहें कि हम हिंदू एकता के लिए काम कर रहे हैं तो शायद ये कहा जाएगा कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसको स्थापित करने की भी कोशिश आसानी से हो जाएगी। लेकिन जब आप एक हैं तो सेफ हैं कहते हैं तो इस नारे को सांप्रदायिक कह पाना कठिन है। लेकिन नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के मंत्र के बीच योगी आदित्यनाथ ने भी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति का वो दांव चल दिया था जो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र का किला फतह करने में मददगार साबित हुआ। बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। योगी के इस नारे ने पूरे देश के अंदर हिंदुत्व के और जो संभावित खतरे हैं मुस्लिम आतंकवादियों की तरफ से जो था उसको एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिला है। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 14 सीटों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, यानी सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 64% रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने जम्मू में कुल 4 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से सभी सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, यानी जम्मू में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 100% रहा। इसी तरह महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के नारे का जिक्र किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की 18 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 17 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, यानी यहां योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट करीब 94% रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए असल परीक्षा की जमीन तो यूपी उपचुनाव थे, जहां उन्हें न सिर्फ अपनी खोई हुई साख वापस हासिल करनी थी, बल्कि उन वोटों को भी एकजुट करना था जिनके बिखरने से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 2019 में 62 के मुकाबले 2024 में 33 पर सिमट गईं। इन्हीं चुनाव में बीजेपी ने वो अयोध्या सीट हारी थी जहां वर्षों की तपस्या के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ था। इतना ही नहीं, इन्हीं चुनाव में यूपी की उस कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया गया था जिसके उदाहरण दिए जाते हैं। ये वही चुनाव हैं जिनकी वजह से केंद्र और राज्य की सियासत में दरार की अफवाहों ने जन्म लिया था। लोकसभा के बाद यह तय माना जा रहा था और अखिलेश यादव इस बात से बहुत उत्साहित थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के परिणाम आए थे उसके बाद उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि अब योगी आदित्यनाथ बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंधों में एक दरार आने का लगातार जिक्र करते रहे। विधानसभा के अंदर भी होता रहा और लोकसभा के अंदर भी वो इस बात का संदेश देने की कोशिश करते रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में जाटों छोड़कर सभी जातियों के वोट प्रतिशत में गिरावट थी और उन्हें इसी ट्रॉमा से उपचुनाव में पार्टी को निकालना था। ये कहीं न कहीं
योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर रह गई, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चली गई, तो उनके लिए भी 2027 के लिहाज से जरूरी था कि एक कंसोलिडेशन एक उस तरफ जाए और उसमें बटोगे तो कटोगे, ये नारा प्रभावी साबित हुआ। इसकी खूब जमकर आलोचना हुई, लेकिन इसकी काट विपक्ष नहीं खोज पाया। यही वजह रही कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव के दौरान हार्डकोर हिंदुत्व के तर्कश का वही तीर इस्तेमाल किया जिसका जिक्र उन्होंने सबसे पहले आगरा में किया था। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। संघ की सक्रियता और योगी आदित्यनाथ के आक्रामक प्रचार अभियान का असर यह हुआ कि 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटें हासिल की। 1 सीट बीजेपी की सहयोगी आरएलडी को मिली, जबकि समाजवादी पार्टी जो बड़ी जीत का दावा कर रही थी उसे सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई। सबसे चौंकाने वाले नतीजे मुस्लिम बहुल कुंदर की विधानसभा सीट से आए, जहां 31 साल बाद बीजेपी ने जीत हासिल की। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है, याद रखना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जमीनी स्तर पर काम किया, संघ ने घर घर संदेश देने की कोशिश की और अपने वोटर से यह कहा और मतदाताओं से और पार्टी के विचारधारा से जुड़े लोगों से यह कहा कि ये बैठने का समय नहीं है, एक है तो सिर्फ है, मतदान के लिए बाहर निकलना होगा। यही कारण रहा कि कुंदर की जैसी सीट में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम सीट जीत जाती है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर भी वोटर्स निकले और जो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में लोकसभा में जीती थी, विधानसभा में 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। यह बता रहा है कि वोटरों ने इस बार वोट अपना प्रायश्चित का वोट दिया था। जो लोकसभा चुनाव में उनसे गलती हुई थी उसका प्रायश्चित करने के लिए वो उत्तर प्रदेश में भी निकले, महाराष्ट्र में भी निकले और दोनों जगह एक बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैटराइज ने अपना सर्वे बीजेपी के बदले हुए नैरेटिव को लेकर भी किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पूरे चुनावी कैंपेन में हिंदू मतदाताओं की एकजुटता का संदेश दिया गया था। हम एक रहेंगे तो, और साथियों आप जानते हैं अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे स्लोगन पर मैटराइज के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे आए। सर्वे में पता चला कि महाराष्ट्र में 56% जनता ने एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे का समर्थन किया, जबकि 25% जनता ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे का समर्थन किया। मैटराइज के सर्वे में यह बात भी निकलकर सामने आई कि 54% लोगों ने पीएम मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर वोट किया। सिर्फ 9% लोग ऐसे थे जिन्होंने राहुल गांधी के चेहरे पर वोट किया। सर्वे में यह भी पता चला कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटें हासिल करने के बावजूद महाराष्ट्र में पीएम मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। इस दौरान 55% लोगों ने माना कि जनता के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। इन महाआघाड़ी वाले जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने में लगे हैं। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करता है। सरकार बनाने के लिए तड़प रही कांग्रेस बिना पानी को जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे तड़प रहे हैं। इसी तरह हरियाणा में भी वजहों को तलाशा गया। मैटराइज के सर्वे में पता चला
कि 52% लोगों ने माना कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देना गलत फैसला साबित हुआ। यही वजह थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर वोट दिया। इस दौरान 24% लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान स्थानीय नेताओं से नाराजगी का भी जिक्र किया। सर्वे में 42% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा असरदार नहीं रहा। 52% लोगों ने बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर वोट किया। 53% लोगों ने बताया कि जनता के बीच बढ़ती पीएम मोदी की लोकप्रियता ने बीजेपी को हैट्रिक लगाने में मदद की। मोदी योगी के साथ है, डबल इंजन की सरकार है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और योगी आदित्यनाथ ने बार बार जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वह उत्तर प्रदेश में वो लेकर लागू कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मोदी और योगी की जोड़ी 2027 में भी उत्तर प्रदेश में कमाल करेगी। उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में भी इनका असर देखने को मिलेगा। यानी नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ विधानसभा चुनाव के दौरान अपने अभूतपूर्व चुनावी कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि उन्हीं की सीख के आधार पर योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा चुनावी सफर तय किया जहां विपक्षी एजेंडे के अनगिनत कांटे थे, लेकिन हर कांटे का हर मुश्किल जवाब एक नैरेटिव में निहित था। एक है तो सेफ है। एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक है तो